हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना देशमुख फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। आज आपको मैं स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड का बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में बताऊंगी। इस पाठ में कहानीकार प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो हिंदी के महान लेखक माने गए। प्रेमचंद जी की कहानियाँ लिखने की भाषा तो सरल होती है, लेकिन इनकी भाषा में मुहावरों का समावेश अधिक होता है। अभी बड़े भाई साहब पाठ में 50 से अधिक मुहावरे हैं। इस कहानी में मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल। इस कहानी में 2 भाई हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। दोनों भाई गांव से शहर में पढ़ने के लिए आए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। मतलब दोनों भाइयों ने सेम एज में ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। मतलब उनका कहना ये होता है कि पाया पक्का होना चाहिए। मतलब एक क्लास में 2 साल निकालते थे, इसीलिए वो ऐसी बात करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। मतलब जो पढ़ाई की शुरुआत है, बोले बहुत मजबूती से होना चाहिए, जिस पर आलीशान महल बन सके। मतलब आगे जाकर सब अच्छी तरह से वो कर सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मतलब एक ही क्लास में 2 साल निकालते थे, इसीलिए क्या बताया उन्होंने, 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मतलब किसी क्लास में उनको 3 वर्ष भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मतलब उनका क्या कहना पड़ता था, अगर बुनियाद कमज़ोर, मतलब अगर अपने को अच्छी तरह से जो चीज़ समझ में ना आई हो, तो फिर आगे जाकर हम कैसे मकान बना सकेंगे। मतलब आगे की पढ़ाई का पाया पक्का कैसे होगा। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल की थी। ये बात कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है कि मेरे बड़े भाई 14 साल के थे और मैं खुद 9 साल का था। उन्होंने मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। अब तंबी किसको बताया गया है यहाँ पर? तंबी यानी डांट डपट को बताया गया है। अब बड़ा भाई बड़े होने के बाद में क्या छोटे भाई के ऊपर अधिकार जमाता था। यह अधिकार जमाता था कि हर समय उन्हें डांटना डपटना, इस तरह की बातें करता था कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मैं इसको अच्छी तालीम दे सकूँ। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। मतलब बड़े भाई साहब पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन हमेशा किताब खोलकर सिर्फ बैठे रहते थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। और किताबों पर क्या करते थे, हमेशा चिड़ियों के, कुत्तों के, बिल्लियों के, इनकी सबकी चित्र बनाते रहते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। मतलब एक ही नाम को बार बार लिखते थे। और कभी कभी जो एक ही वाक्य लिखा है उसे क्या करते थे, बार बार कॉपी करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें न कोई अर्थ होता था न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। मतलब जो भी बात कुछ लिखते तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता था, सिर्फ लिखना है, मतलब लिखना है, सिर्फ बार बार लिखना है। एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। मतलब जिस बात में कोई हाथ पैर नहीं, उस तरह के काम करते थे। इसलिए उसके लेखक ने वो जो चित्र देखा, आदमी का चित्र देखा, लेकिन उसका कोई वह अर्थ निकाल नहीं पाए। उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। अभी बड़ा भाई होने के कारण लेखक को अपने बड़े भाई से कुछ पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। साहस मतलब इतने घबराए हुए थे कि उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। जमात किसको कहेंगे? 9वीं क्लास को कहा गया है। बड़ा भाई 9वीं क्लास में था और लेखक खुद 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। अब यहाँ मुहावरे का प्रयोग बताया गया है, छोटा मुँह और बड़ी बात। ये क्या है? एक मुहावरा है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। एक कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहा है कि मेरा मन बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मतलब सिर्फ किताबें लेकर बैठना उन्हें बोर लगता था। मौका पाते ही हुए हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता।
मतलब जैसे ही उनको मौका मिल जाता था खेलने के लिए मैदान में चले जाते थे। कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। मतलब कंकरियाँ उछलता मतलब हाथ में पत्थर लेकर उछलता था, और कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उनको उड़ाता था। और अगर कोई दोस्त मिल गया तो फिर कोई बात ही नहीं, दोस्त में उनका टाइम पास हो जाता था। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, मतलब हॉस्टल की दीवार पर चढ़कर ऊपर से नीचे कूदना। कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे, मतलब जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर खड़े होकर दरवाजे को आगे पीछे करना, उसको आनंद लेकर क्या बोल रहे वो कि मोटर चलाने की, गाड़ी चलाने का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। मतलब बड़े भाई साहब का गुस्सा देखकर क्या होता है, उन्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। मतलब बड़े भाई हमेशा इसी तरह डांट डपट कर पूछते थे, तुम कहाँ थे। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अब बड़े भाई ने ऐसा प्रश्न पूछा था लेखक एकदम चुप हो जाते थे। इसी को क्या बताया गया, मौन यानी एकदम चुप हो जाना। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था। अभी बड़े भाई साहब के सामने लेखक की कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, और बिना बोले ही उन्हें ऐसा लगता था कि मैंने मेरा अपराध स्वीकार कर लिया है। मतलब इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नत्थु गेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए। अभी बड़े भाई साहब कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, हमें रात दिन आंखें फोड़ना पड़ती है, तब जाकर विद्या आती है। बड़े बड़े ज्ञाता भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं। हाँ कहने को आ जाती है, बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने मैं अच्छा उदाहरण होते हुए भी तुम मेरे से सबक नहीं ले पा रहे हो, मतलब कुछ सीख नहीं पा रहे हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपने आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारे आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मतलब खुद का उदाहरण दे रहे हैं लेखक को बड़े भाई साहब, अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी आंखें फिर भी मुझे देख नहीं पा रही है। ये तुम्हारी किसका कसूर बताया उन्होंने, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज़ क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मतलब उनको उदाहरण दे रहे कि यहाँ पर ये खेल होता है, क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर कोई चीज़ देखता नहीं हूँ, सिर्फ हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में दो दो तीन साल पढ़ा रहता हूँ। मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी एक क्लास में मैं दो तीन साल तक रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते रहो कि तुम इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ही यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे दो ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अभी बड़े भाई साहब क्या बता रहे हैं उसे लेखक को कि मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद एक क्लास में दो तीन साल निकाल रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तुम एक ही क्लास में कितने सालों तक पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है। अभी क्या बोल रहे हैं, तुम्हें एक ही क्लास में इतने साल लगाना है तो ये अच्छी बात है। घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। अभी उन्हें दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। अभी उन्हें हॉस्टल से घर जाने की बात कर रहे हैं कि घर जाके आराम से गुल्ली डंडा खेलो, जो पिताजी की कमाई को यूँ बर्बाद मत करो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता हूँ। अभी बड़े भाई साहब की लेखक क्या कह रहे हैं, बड़े भाई साहब की इन डांट डपट वाली बातों को सुनकर लेखक रोने लगता है। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है। अभी लेखक के पास इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं था। ऐसा उन्होंने कहा कि मैंने तो क्या किया है, अपराध किया है। लाताड़ कौन सा है, लाताड़ का मतलब यहाँ होता है डांट डपट। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, मतलब सिर्फ भाई साहब बोलने में ही बहुत निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती।
बड़े भाई साहब बोलने में बहुत माहिर थे, मतलब इस तरह की बातें करते थे कि लेखक का दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और उनकी हिम्मत आधी रह जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊँ, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। अभी लेखक अपने मन से बात कर रहे हैं कि इस तरह के भाई साहब की बातें सुनने से अच्छा है और ज़िंदगी के हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करूँ, मतलब अपना जीवन क्यों ख़राब कर लूँ, इसमें तो मेरी मूर्खता है और इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से घर चले जाना चाहिए। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता था कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। मतलब थोड़ी देर के लिए लेखक को ऐसा लगता था, लेकिन बाद में फिर सोचने लगता था, अरे मैं मन मार कर क्या करूँगा, पढ़ने के लिए पढ़ने लग जाऊँगा। इसी तरह आगे से उन्होंने क्या किया, एक टाइम टेबल तैयार किया और पहले नक्शे से बनाए कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी। मतलब टाइम टेबल में उन्होंने सारी बातें टाइम के अनुसार लिखी। और क्या बताया, सुबह उठकर क्या करना है, मुँह हाथ धोना है, नाश्ता करना है, फिर उसके बाद पढ़ने बैठना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी का विषय बताया, 8 से 9 बजे तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास। अभी विषयों को इस तरह उन्होंने बताया कि 9 से 9:30 तक इतिहास का विषय पढ़ना है। फिर उसके बाद में खाना खाकर कहाँ जाना है, स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। स्कूल से आने के बाद क्या करना है, बोले आधा घंटे का आराम। 4 से 5 तक भूगोल का विषय पढ़ना है। 5 से 6 तक ग्रामर का। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना है। मतलब आधा घंटे के लिए अपन ने रेस्ट लिया, उसमें घूमने के लिए लिया आधा घंटे का समय। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। अभी 6:30 से 7 बजे का समय उन्होंने काय के लिए निकाला, अंग्रेजी का कंपोजिशन के लिए। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद। फिर खाना खाने के बाद 8 बजे से 9 बजे तक उन्होंने अनुवाद मतलब जो ट्रांसलेशन होता है उसे कहते हैं। 9 से 10 बजे तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम। और 10 से 11 बजे तक क्या किया उन्होंने, विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है। टाइम टेबल जो लेखक क्या बोल रहा है, टाइम टेबल बना लेना तो सिर्फ एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। मतलब उसके ऊपर पूरी तरह कंसंट्रेट करना एक दूसरी बात हो जाती। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मतलब उसके बारे में क्या टाल मटोल शुरू हो रही, उससे कहा गया उन्होंने अवहेलना। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती। मतलब उनको सब खेलने की बातें याद आ रही है लेखक को। वो बता रहे हैं उसमें मैदान की हरियाली के बारे में बता रहे, फुटबॉल की उछल कूद की बात बता रहे, कबड्डी के दांव पेच बता रहे, वॉलीबॉल जो तेज़ी से बहुत दूर तक जा रही उस बारे में बता रहे। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। मतलब ये सारे खेल क्या है, उन्हें अपनी ओर खींच कर ले जाते हैं। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मतलब जब खेलने गए तो उन्हें पढ़ाई के बारे में वो भूल जाते हैं। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मतलब उनको खेलने में ये सारी बातें भूल जाते और बाद में उनको क्या है, भाई साहब की डांट डपट सुनने का मौका मिलता है। मैं उनके साये से भागता, मतलब भाई साहब की बातें सुनने से क्या वो भागते इधर उधर, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता है। मतलब कि भाई के आंखों के सामने न जाते हुए क्या मैं इधर उधर हो जाऊँ। कमरे की इस तरह दबे पाव आता है कि उन्हें खबर न हो। मतलब घर में भी, कमरे में भी जब वो आते तो इस तरह आते हैं कि भाई को आवाज़ ना आए, धीरे धीरे। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। मतलब जैसे ही भाई की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और इनको बातें सुनाने लगेंगे। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। मतलब हमेशा भाई साहब कुछ ना कुछ बोला करते, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि एक भाई की बातें सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। अभी भाई की जो बातें सुनने को मिलती, इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, जैसे मौत और विपत्ति का उदाहरण दिया है। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर फिर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। मतलब भाई की डांट डपट सुनने के बाद में भी वो खेलने की बात का अवॉइड नहीं कर सकते थे। ऐसा लेखक ने स्वयं के बारे में बताया। चलिए बड़े भाई साहब का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम।
सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अभी वार्षिक परीक्षा हुई, फिर से भाई साहब फेल हो गए और मैं लेखक फिर से मैं प्रथम नंबर पर आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब बड़े भाई और छोटे भाई में सिर्फ अब 2 कक्षाओं का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लूँ मतलब उनको कुछ कह दूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। मतलब बड़ा भाई इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या हुआ, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया। इसीलिए छोटा भाई इस तरह की बातें करता है कि मैं खेलने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट इस तरह से आया है। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अभी उनका दुख, बड़े भाई साहब का दुख देखने के बाद में लेखक को क्या लग रहा है कि वो दिली दिली उनको क्या हो गई, उनके प्रति हमदर्दी, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अरे मैं उन्हें कुछ कहूँगा तो मुझे ही क्या लगेगी, अपने आप पर शर्म आएगी। लज्जास्पद मतलब शर्माना। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। मतलब लेखक खुद ही अपने बारे में क्या सोच रहा है कि मैं खुद का उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। भाई साहब का वो रोब मुझ पर ना रहा, आज़ादी से खेल में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। मतलब अब वो भाई से डरने नहीं लगा लेखक, अब आराम से खेलने भी लगा और उसका दिल क्या हो गया, पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहा, थोड़ा कठोर हो गया। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा अपने आप खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अगर भाई साहब ने फिर अगर कुछ कहा तो मैं उन्हें कह दूंगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपका क्या हर्ष हुआ है, फिर से फेल तो हो गए, मैं खेलने के बावजूद भी प्रथम नंबर आया हूँ। हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग को साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। मतलब इतना फेल वगैरह होने के बाद भी बड़े भाई साहब की आदत कैसी थी, जैसी उनकी जो बातें करने की जो बातें जिस तरह से करते थे हेकड़ी बताकर, मतलब रोब दिखाकर, तो वो सारी उसी तरह है। लेकिन अभी क्या उनके रंग ढंग से ऐसा जाहिर होता है कि अब उनका रोब मुझ पर जमेगा नहीं। लेखक ऐसा बोल रहे। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन में समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। मतलब खेलने के बाद जब लेखक घर पर लौटा, गुल्ली डंडा खेलकर आने के बाद घर पर खाने के समय लौटा, तो क्या हुआ कि बड़े भाई साहब उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। तलवार खींच ली मतलब गुस्सा होना। मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मतलब छोटे भाई को बड़ा भाई बोल रहा है कि पास हो गए और प्रथम नंबर आ गए तो क्या तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा बड़ा हो गया। इस तरह की बड़े भाई साहब उसको बातें सुनाते हैं लेखक को। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यो ही पढ़ गए। मौज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है। मतलब भाई बड़ा भाई छोटे भाई को इतनी बातें सुना रहा है कि पास होने के बाद में घमंड मत कर। घमंड तो बोले रावण का भी नहीं रहा, ये तो सिर्फ तुमने एक परीक्षा पास की है। चलिए अगले पैराग्राफ पर जाते हैं बच्चों हम। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभी क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि का विकास यानी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं किताबों में उसका क्या होना चाहिए, उसको हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी वो पढ़ने का मतलब होता है। रावण भूमंडल का स्वामी था। मतलब रावण क्या है, पूरे भूमंडल मतलब पूरी धरती का क्या था, बोले राजा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती राजा बताया रावण को। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। अंग्रेजों के बारे में बताया कि उनका राज्यकाल बहुत दूर दूर तक बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिम उसे कर देते थे। मतलब रावण को चक्रवर्ती राजा तो बताया, लेकिन क्या है, संसार के सभी जो राजा उसे कह देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। मतलब देवगण तक रावण की क्या करते थे, गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। अभी जो पानी के देवता है और आग के देवता, अग्नि के देवता है, वो भी क्या थे, रावण के गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, इतना सब कुछ उसके हाथ में होने के बाद में रावण के, लेकिन उसका अंत कैसा हुआ, बुरा हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। अभी रावण को इन सब बातों का गुरूर था, घमंड था, इसलिए क्या हो गया, उसका नाम निशान तक मिट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। मतलब उसको चुल्लू पानी देने वाला, मतलब उसकी
जब वो मरने के बाद जो दाह संस्कार करते उस समय जो पानी देते, उस समय उसको पानी देने वाला भी कौन, उसका एक बेटा तक नहीं रहा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। मतलब मनुष्य कुछ भी करे लेकिन मनुष्य ने घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। मतलब रावण ने क्या किया, अगर घमंड किया इसलिए क्या किया, दुनिया से भी चला गया और रहा क्या, उसका कुछ भी नहीं रहा। शैतान का हाथ भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान का भी इसी तरह बताया कि भगवान भी उसका बोले, शैतान भी ऐसे अभिमानी था, घमंडी था, तो ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। भीख मांग मांग कर मर गया, तुमने तो तब अभी केवल एक दर्जा पास किया है। मतलब दूसरे का उदाहरण बता रहे बड़े भाई लेखक को कि भीख मांग मांग कर वो तो मर गया शैतान, लेकिन तुमने तो सिर्फ अभी एक कक्षा पास की है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं। लेखक अपने बड़े भाई को कुछ बोले तो उनके बड़े भाई उन्हें इस तरह की बातें सुनाते। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, मतलब अब आगे तुम कैसे क्या पढ़ोगे इस बारे में बता रहे। यह समझा लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अभी छोटे भाई को क्या बोल रहा बड़ा भाई कि तुम अपनी मेहनत के कारण नहीं पास हुए, अभी तुम्हें तो क्या है, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती, बार बार नहीं। बोले ऐसा एक बार हो सकता है, बार बार पास नहीं हो सकते तुम। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। मतलब अभी बोला कि गुल्ली डंडे में जैसे अपन चोट मारते, गुल्ली को कैसे एक जगह से फेंके तो बहुत दूर जाकर गिरती है, तो वो कभी कभी होता है, बोले हर समय नहीं होता। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मतलब सफल खिलाड़ी किसको बोला है कि जो अच्छे से खेलता है उसी को बताया उन्होंने कि सफल खिलाड़ी, जिसका कोई निशाना चुकता ही नहीं। मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे और इम्तिहान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मतलब खुद के बारे में बता रहे बड़े भाई साहब कि मेरी क्लास में जब आ जाओगे ना तो पता चलेगा दांतों पसीना आ जाएगा। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को पढ़ते समय क्या है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, इसके बारे में बताया। और जो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कौन सा पढ़ना पड़ेगा बोलेगा, अंग्रेजों के समय का। बादशाहों के नाम याद रखना पड़ेंगे। 8 हेनरी हो गुजरे। मतलब कितने हेनरी बताया उन्होंने, 8। कौन सा कांड किस समय, मतलब कौन सी चीज़ किस समय हुए है, कौन सा युद्ध कब हुआ है, उनकी सब तारीख वगैरह आपको याद रखना पड़ेगी। तुम ये आसान समझते हो, हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वीं लिखा है और सब नंबर गायब। अभी इसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है 7वां हेनरी या फिर 8वां हेनरी। अब इसमें क्या है, अगर सब नंबर गायब हो गए, एक भी नंबर याद नहीं रहा तो क्या होगा, सब गलत हो जाएगा। किस ख्याल में दर्जनों से जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। मतलब अलग अलग नाम है, कोई विलियम है, कोई कोडिया है, कोई चार्ल्स है। अपने दिमाग में क्या है, ये सारे नाम सुन के क्या होता है बोले, सर चकराने लगता है, याद नहीं रहता, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। मतलब नाम भी इस तरह के, बड़े भाई साहब के बताए लेखक को कि नाम भी इस तरह के लिखे हैं कि उन नाम के पीछे क्या लगा है बोले, दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम। अगर बोले ऐसे नाम रखे हुए इन लोगों ने, मुझसे नाम पूछते तो मैंने लाखों नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया। अभी क्या ज्योमेट्री में क्या होता है, ABC ऐसे नाम दिए होते हैं, तो ये क्या बता रहा है, अ ब ज लिखा है। अगर किसी ने अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर क्या हो गए, कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। क्या बोल रहे हैं कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, उसे ये नहीं पता कि लेटर आगे पीछे किया गया है। और व्यर्थ की बात है के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। उनका क्या कहना पड़ रहा है कि ये सारी बातें बोले व्यर्थ की है, दाल भात रोटी खाई या फिर आगे पीछे करके दाल रोटी भात खाया, है ना, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा वो बता रहे बड़े भाई साहब। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अभी शिक्षक लोग क्या चाहते हैं बोले कि अक्षर अक्षर बच्चों ने लर्न कर लेना चाहिए, लेकिन क्या है, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, रटंत नाम शिक्षा का रखा हुआ है, पढ़ाई का नाम
तोता रटन रखा। आखिर इन सब में इन पे सिर पैर की बातें के पढ़ने के से फ़ायदा क्या है? बोले इस तरह की बातें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। ये मैथ्स की बात की जा रही है। परपेंडिकुलर और जो होता है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा, या आधा ही रहे मेरी बाला से तो, लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुरापत याद करना पड़ेगी। मतलब ये सब चीज़ क्या बोले फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन क्या परीक्षा में पास होना एक खुरापत की बात बताइए। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अभी क्या बोलेंगे वो कि समय की पाबंदी पर क्या लिखना है? बोले एक कंपोजिशन लिखना जो 4 पन्नों से कम न हो। अभी कितना बता दिया उन्होंने कि सिर्फ 4 पेजेस लिखना है। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कोई ना जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि कॉपी खोलो, पेन निकालो और क्या लिखना है? समय की पाबंदी के बारे में आप लिखो। दूसरों का इस पर स्नेह होने लगता है और उससे कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? अब बड़े भाई साहब क्या बोलते हैं, इन थोड़ी सी बातों पर हम किस तरह से 4 पेजेस भरें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, मतलब उनका कहना पड़ता है जो 1-2 वाक्य में बात कही गई है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि कोई मतलब का नहीं है यह तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। उनका क्या कहना पड़ रहा है, ऐसे से समय नहीं बचेगा, समय का दुरुपयोग हो रहा है। बोले कि व्यर्थ में किसी को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मतलब जो भी बात हो वो झट से हो जाए, जल्दी से हो जाए, और क्या करे मनुष्य अपना दूसरा काम करे। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। मतलब उनका क्या कहना पड़ रहा है, 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, मतलब 4 पन्ने लिखना ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अभी बड़े भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये छात्रों के साथ में बोले अत्याचार हो रहा है। अत्याचार के सिवा और क्या है? बोले अत्याचार ही है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। अभी उनका क्या कहना पड़ रहा है कि समय की पाबंदी पर पूरा इतने 4 पेजेस न लिखते हुए थोड़ा सा लिखा जाए, उसे कहा गया है संक्षेप में लिखो, जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए। अभी 4 पन्ने बता दिए, लेकिन संक्षेप में लिखो बोल रहे, तो बोले 4 पन्ने संक्षेप में नहीं होते, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। उनकी अगर इच्छा होती बोले तो कितने लिखवा लेते अपने से? 200 पन्ने भी लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? अभी बड़े भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ चलते हैं। बोले या तो जल्दी जल्दी दौड़ो और धीरे धीरे चलो, तो ये बोले उल्टी बात करते। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक है, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारा पापड़ बेलने पड़ेंगे। छोटे भाई को बता रही है कि मेरी क्लास में जब आओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें कि ये इतने हमको पढ़ाई करना पड़ेगी, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। मतलब अपने बारे में उदाहरण देकर बोल रहे हैं बड़े भाई साहब कि मेरी क्लास में जब आओगे ना तब इतनी पढ़ाई करना पड़ेगी ज़्यादा, तब पता चलेगा। अभी इस क्लास में प्रथम नंबर आ गए हो ना तो तुम्हारे धरती पर भी पैर टिक नहीं रहे। मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। अभी बड़े भाई साहब कह रहे कि मैं अगर फेल भी हो गया हूँ लेकिन मुझे संसार की पूरी जानकारी है, पूरा अनुभव है कि जो मैं कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। मतलब जो मैं बता रहा हूँ उन बातों पे ध्यान दीजिए, अगर ऐसा करोगे तो आगे जाके तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। अभी छोटा भाई क्या बोल रहा है, स्कूल का समय क्या था, पास में ही था, जाने को समय थोड़ा सा ही बाकी था। लेकिन अभी ये भाई साहब को कौन बताए कि समय कब ख़त्म, तुम्हारा बोलना कब ख़त्म होगा। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। मतलब खाना खाते समय उसे क्या लग रहा है, यह उपेक्षा कर रहा है कि जब मैं पास हो गया हूँ तो मेरे को इतनी बातें सुनाई जा रही है, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगी तो मैं अगर फ़ेल हो जाऊँगा तो मेरे भैया मेरे जान ही ले लेंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मतलब भाई साहब ने अपनी क्लास में जो पढ़ाई के बारे में मुझे बताया उसका देखकर तो मैं बहुत लेखक बोल रहे हैं कि मैं बहुत घबरा गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
सिर्फ क्या है, स्कूल छोड़कर मैं घर पर नहीं आया, यही एक तज्जुब की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकें में मेरी अरुचि जो कि तो बनी रही। मतलब इतनी उपेक्षा करने के बाद भी जो मेरी किताबें हैं, मेरी जो पढ़ने की जो रुचि है, वो खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। मतलब पढ़ने के अलावा खेलकूद को भी जाकर आता था, मगर बहुत कम। पहले की तरह इतना ज़्यादा नहीं खेलते थे, खेलने के लिए कम समय जाते थे। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील न होना पड़े, अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। मतलब अपने ऊपर, अपने में, लेखक को जो अपने में, खुद में जो कॉन्फिडेंस था वो क्या हो गया, फिर गायब हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। मतलब वो डर डर के जीवन बिताने लगे। बड़े भाई साहब का पार्ट नंबर 3 देखेंगे हम। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मतलब वार्षिक परीक्षा हुई फिर, और फिर ऐसा हुआ कि बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और लेखक फिर से पास हो गया। पर मैंने बहुत मेहनत नहीं की। मतलब ज़्यादा मेहनत न करने के बाद भी लेखक क्या हो गए, में पर न जाने किसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। मतलब भाई साहब ने मेरे प्राण लेने इतना मुझसे परिश्रम करवाया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए भाई साहब ने। मतलब प्राण निकलने वाला इतना परिश्रम किया था, और कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। मतलब जो पोर्शन का एक एक शब्द तक, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से कर लिया था। 10 बजे रात तक, इधर उधर 4 बजे भोर से उधर 6 बजे से 9:30 बजे तक, स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मतलब इतना 6 बजे से रात के 9 बजे तक स्कूल जाने से पहले इतनी पढ़ाई करते थे, फिर भी क्या हो गए, वो भाई साहब फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। मतलब लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आती थी। जब उन रिज़ल्ट निकला तो वो रोने लगे। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मतलब भाई साहब के फेल होने पर लेखक खुद भी रोने लगा, और अपने पास होने की खुशी तो कहीं और ही रह गई, आधी रह गई। लेकिन मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। मतलब अगर ये लेखक अगर फेल हो गया होता तो बड़े भाई को इतना दुख नहीं होता। लेकिन विधि की बात को कौन टाले। लेकिन आप क्या बता सकते, जो होना है वो तो होगा। इसीलिए क्या कहा गया, विधि की बात को कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मतलब बड़े भाई और लेखक के बीच में कितना, सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं और उनके बराबर हो जाऊंगा। अभी लेखक के मन में क्या चल रहा है कि अगर बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं और वो दोनों की कक्षाएं क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, और वो किस बेसिस पर मुझे कुछ भी बातें बोलेंगे। मतलब हमेशा जो डांट डपट करते हैं वो किस तरह करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। मतलब इतना उनके मन में विचार आ रहे लेखक के, लेकिन क्या है, इन सब बातों को फिर भी अपने मन से निकाल रहे हैं। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मतलब बड़े भैया मुझे सिर्फ अपने मेरे अच्छे के लिए मुझे डांटेंगे। मुझे इस वक्त अभी अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता और इतने अच्छे नंबरों से। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बड़े भाई अगर मुझे बोलते रहते, डांटते डपटते। लेकिन हो सकता है उनके बोलने के कारण ही मैं लगातार पास होते जा रहा और मुझे अच्छे नंबर आ रहे। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। मतलब अब भाई साहब का जो स्वभाव क्या हो गया बोले, थोड़ा सा शांत हो गया है। और जो मुझे डांटने का जब भी उन्हें मौका मिलता था तो क्या करते थे, उस समय धैर्य से काम लेते थे। धीरज यानी धैर्य से काम लेना। अब वो धीरे से काम लेना। अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। अभी उनको खुद को समझ में आने लगा बड़े भाई साहब को। लेखक ऐसा बता रहा है कि मुझे जो डांटने का अधिकार था अब उनके पास नहीं रहा भी है तो बिल्कुल नहीं के बराबर। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मतलब उनके सामने मेरी इमेज भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसे धारणा हुई कि मैं पास भी हो जाऊँगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मतलब अब बड़ा भाई ने उन्हें डांटना डपटना कम कर दिया तो लेखक के मन में क्या आया, अगर मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ तो मेरी क्या है बोले, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा भी अगर पढ़ता हूँ तो उसमें भी पास हो जाऊँगा। और उन्होंने पढ़ना
बंद कर दिया लेखक ने। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था। कनकोए किसे बताया यहाँ पर? पतंग को बताया गया। उन्हें पतंग उड़ाने का एक नया शौक़ हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था, मतलब सब पूरे समय क्या करते थे लेखक? पतंग ही उड़ाते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, मतलब फिर भी भाई की इज्जत करते थे, उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मतलब भाई साहब को फिर भी इज्जत करता था और भाई से बचकर क्या करता था? पतंग उड़ाने जाता था। मांझा देना मतलब जो पतंग की डोर जिसमें बंधी होती है उसे कहते हैं मांझा। कन्ने बांधना, पतंग को जो बांधते हैं हम उसे कहते हैं कन्ने बांधना। पतंग टूर्नामेंट की मतलब पतंग उड़ाने की जो तैयारी है उसको बताया गया है। और ये सारी समस्याएं कब हल करते थे, कब उस समस्या को निपटाते थे? जब भाई को नहीं पता चलना चाहिए इस तरह से। मैं उसे बताया गया गुप्त रूप से। मेरे भाई साहब को यह संदेह न कर देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। मतलब भाई को ये पता नहीं चलना चाहिए कि लेखक ऐसा सोचता था कि भाई को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी नज़र में उनकी जो इज्जत है वो कम हो गई। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। एक दिन शाम के समय क्या हुआ? लेखक हॉस्टल से दूर एक पतंग को लूटने के लिए क्या दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी, ध्यान कहाँ था उनका? ऊपर आसमान में, और मन उस आकाशगमी पथिक की ओर, और मन कहाँ था उनका? वो पतंग के पीछे जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। अभी उनका मन कहाँ है कि कब ये पतंग हमें मिलेगी? उस तरह मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मतलब पतंग के लिए इतने बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं कि उनका ध्यान और कहीं नहीं, सिर्फ पतंग की तरफ ही है, इसलिए ऐसा कहा गया है। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने की को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। मतलब बच्चे क्या कर रहे थे? जो बड़े बड़े बांस होते हैं, लकड़ी होती है, डंडा होता है, उसको लिए कहाँ पर? पतंग को लूटने के लिए जा रहे थे, पतंग पकड़ने के लिए जा रहे थे। किसी को भी आगे पीछे की खबर नहीं थी कि कौन क्या कर रहे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। मतलब सिर्फ सबका ध्यान आकाश में ही था, पतंग की ओर, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जहाँ आसमान में कुछ भी नहीं है लेकिन ज़मीन पर तो है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। क्या हो गई? दोनों भाइयों में आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो, जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। अब बड़े भैया बाज़ार से आ रहे थे और लेखक क्या है? पतंग लूटने के लिए दौड़ा चले जा रहा था। वहीं क्या हो गए? दोनों एक दूसरे को एक जगह मिल गए। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाज़ारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब जो दूसरे लड़कों को क्या बताया उन्होंने? बाज़ारी लोंडे, है ना। और एक छोटी सी पतंग के लिए तुम्हें दौड़ते हुए बोले शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही, शर्मिंदगी नहीं लग रही तुम्हें? इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अब भाई साहब ने फिर उनको डांटना डपटना शुरू किया कि आप पहले की तरह छोटी क्लास में हो क्या तुम? नहीं, अब तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, मतलब मेरे से सिर्फ एक ही क्लास पीछे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। लेखक को बता रहे बड़े भैया कि कुछ अपने पोजीशन के बारे में सोचो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मतलब एक ज़माना ऐसा था कि लोग 8वीं क्लास पास करने के बाद में क्या बन जाते थे? बोले तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने मिडिल चीज़ों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट है या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। मतलब जो 8वीं पास लोग, कोई तो मजिस्ट्रेट है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई समाचार पत्र के संपादक है। संपादक किसको बोलते हैं? एडिटर को बोलते हैं समाचार पत्र के। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े विद्वान 8वीं पढ़े बोले वो इतनी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं। तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडे के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। उदाहरण दे रहे इन सब लोगों का लेखक को बड़े भाई साहब। और क्या बोल रहे हैं कि तुम 8वीं क्लास में आने के बाद भी एक छोटी सी पतंग के लिए इन बेकार से बच्चों के साथ में दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल का दुख होता है। मतलब तुम्हें अक्ल नहीं, बोले तुम्हारे पास किसी अक्ल बहुत छोटी है, इसीलिए मुझे इस बारे में बहुत तकलीफ़ होती है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। बोले तुम गंवार हो, तुम अपने
स्वयं के बोले तुम्हें खुद के बारे में आत्मगौरव के तुमने क्या कर डाली, बोले उसकी हत्या कर डाली। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। भाई साहब वही लेक्चर देने लगे पहले की तरह, डांट डपटना। तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर भाई एक क्लास से पीछे है, भाई से 1 क्लास ही अगर मैं पीछे हूँ तब वो मुझे डांटेंगे नहीं, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे उम्र में कितने साल बड़ा हूँ, बोले 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, ये तुम्हारी गलती, आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम्हें 5 साल का अंतर है। मतलब भाई साहब और भी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी तुम अगले साल मेरे साथ हो जाओगे और उसके अगले साल हो सकता है मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं है, मैं तुमसे उम्र में जो 5 साल बड़ा रहूँगा वो तो तुम्हारा और मेरा अंतर रहेगा। 1 साल बाद मुझ में आगे उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, मतलब तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता वो जो 5 साल का अंतर है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, मतलब मैं 5 साल बड़े होने के बाद, बड़े भैया बोल रहे हैं, मैं 5 साल बड़े होने के बाद मुझे जो दुनियादारी के बारे में जो मालूम है, हाँ मुझे जो दुनियादारी के बारे में मालूम जो अनुभव है उसे तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। चाहे तुम एमए और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, मतलब तुम और आगे की पढ़ाई करके मास्टरी की डिग्री पा लो, चाहे डॉक्टरेट की डिग्री पा लो, पर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। मतलब बुद्धि सिर्फ किताबें पढ़ने से, समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। दुनिया का जो अनुभव है वो दुनिया को देखने के बाद आता है। ऐसे बड़े भैया छोटे भैया को, छोटे लेखक को कह रहे हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। मतलब हमारी माँ ने कोई परीक्षा नहीं पास की और दादाजी ने भी कोई 5वीं 6ठी से आगे पढ़ाई नहीं की, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। मतलब हम दोनों भाई कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन जो अम्मा और दादा हमें जो बताएंगे वो तो उनको उस बातों का अधिकार रहेगा कि वो हमें सुधारने के लिए बोल सकते, डांट डपट कर सकते। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का इससे ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए कि उन्हें दुनियादारी की ज़्यादा मालूमात है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं। अभी अमेरिका में किस प्रकार का शासन है और 8वें हेनरी ने कितनी शादियाँ की है, आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, उन्हें न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। मतलब जो बातें अभी उन्होंने बोली कि आकाश में कितने नक्षत्र है, ये सब बातें अगर माँ दादा को मालूम नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारी बातों का दूसरा ज्ञान हम लोगों से भी ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। मतलब भगवान न करे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बोले तुम्हें डर लगने लगेगा, तुम्हारे हाथ पाँव फूलने लगेंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। मतलब घर वालों को बताने के लिए तुम्हें क्या टेलीग्राम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा क्या सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मतलब अगर तुम्हारी जगह अगर दादा होंगे तो क्या करेंगे, किसी को तार वगैरह टेलीग्राम नहीं करेंगे और घबराएंगे भी नहीं, क्या करेंगे, खुद ही कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो या तो किसी डॉक्टर को बुलवाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। मतलब ये जो बीमारी वाली बात तो अलग ही है, लेकिन हमें और तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि महीने भर का जो खर्च है किस तरह चलाते। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। मतलब दादा जो पैसा भेजते हैं उसको हम कितने दिनों में ख़त्म कर डालते हैं, 20 से 22 दिनों में ख़त्म कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज होते। मतलब पैसा नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मोहताज होना। मतलब पैसा हमारे पास नहीं होना उसको कहते हैं मोहताज होना। नाश्ता बंद हो जाता है, जो भी हमें नाश्ता होता है हर दिन का वो मिलना बंद हो जाएगा। धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते। मुँह चुराना मतलब उनके पैसे अगर हमें देना है तो हम उनके सामने नहीं जाते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। मतलब हम और तुम जो हॉस्टल में खर्चा कर रहे हैं वो दादाजी ने क्या है, अपना नाम कमाने के लिए इतना खर्च किया है और कुटुंब का पालन किया है। कुटुंब का मतलब उन्होंने परिवार को
का जो पालन पोषण किया उसको बताया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। परिवार में कितने लोग थे? 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? अभी जो हेडमास्टर साहब की बात बता रहे मुख्य अध्यापक की, वो क्या बोले? एमए है और क्या है, 1000 रुपये उन्हें मिलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है, मतलब हेडमास्टर साहब की जो पढ़ाई है यहाँ क्या है बोले? बेकार की है। उनका घर तो कौन चलाती है? उनकी बूढ़ी अम्मा। खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा करना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। मतलब जब हेडमास्टर जब घर चलाते थे तो क्या हो गया था? कर्जा हो गया था बोले, घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। जिस दिन से बूढ़ी माँ ने हाथ में लिए है बोले, घर का खर्च करना बूढ़ी माँ के हाथ में आ गया, तब से क्या हो गया? घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मतलब बड़ा भाई छोटे भाई को इतनी नसीहत दे रहा है कि तुम अगर कक्षा में भी मेरे बराबर में आ जाओ तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं स्वतंत्र हो गया, मेरे देखते तुम बेरा न चलने पाओगे। मतलब मेरे रहते हुए तुम अपने हिसाब से नहीं चल पाओगे। तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मतलब अगर छोटे भाई को बोल रहे, बड़े भाई साहब लेखक को बोल रहे कि अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे तो मैं क्या तुम्हें मारूंगा, और मारने के लिए हाथ भी उठाऊंगा, ऐसा कर सकता हूँ अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मतलब बड़े भाई की बात सुनकर लेखक के मन में क्या हुआ? उनके सामने उन्होंने क्या किया? बोले सिर झुका कर कि हाँ, सचमुच में ये मेरा छोटापन है और मुझे इस बात का अनुभव ही नहीं था, और मेरे मन में बड़े भाई के प्रति क्या हो गई? श्रद्धा, मतलब श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं। मतलब आंखें झुकाते हुए क्या कहा भाई से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आप जो भी बोल रहे हैं वो क्या है? बराबर है, और आपको उसे कहने का अधिकार है। जो भी आपने कहा उसे कहने का आपको अधिकार है, ऐसा लेखक ने कहा। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकों उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। बड़े भाई साहब क्या बोल रहे हैं? छोटे भाई को, लेखक को गले लगाते हुए क्या कह रहे हैं कि पतंग उड़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा भी मन होता है पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं गलत रास्ते पर चलूँगा तो फिर तुम्हें कैसे क्या सही नसीहत दे सकूँगा? ये तो मेरा कर्तव्य है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। तभी क्या होता है? एक पतंग वहाँ सामने से ऊपर से उड़ती हुई जाती है और उसकी डोरी कहाँ? इनके सिर पर लटकती है, और पीछे से लड़के उसे पकड़ने के लिए दौड़े हुए आते हैं। भाई साहब लंबे हैं और उछलकर उसकी डोर पकड़ ली। भाई साहब बड़े होने के, लंबे होने के कारण क्या करते हैं? उस पतंग की जो धागा है उसको पकड़ लेते हैं और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। किधर जाते हैं? उस पतंग का धागा पकड़ने के लिए दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब भाई साहब कहाँ दौड़ रहे थे? पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अभी मतलब भाई साहब भी पतंग को पकड़ने के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं? पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है क्या? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए